का उद्गम होता है। थोड़ा मैप में हम समझते हैं। देखिए, एक नदी यहाँ से आती है सतलज, आपको पता ही होगा, है ना, मानसरोवर झील के पास से निकलती है। एक नदी आती है व्यास, व्यास आकर के मिलती है सतलज में। तो इनके संगम पर एक बैराज बनाया गया है या फिर एक डैम टाइप का बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं हरिके बैराज। और यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो कि मुख्यतः राजस्थान में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी नहर है। तो ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, दामोदर घाटी निगम की स्थापना, ए आंसर इसका सही हो जाएगा, 1948 में हुई थी। और स्वतंत्र भारत की ये पहली नदी घाटी परियोजना है। इसके अलावा दोस्तों, जो दामोदर नदी है ना, ये छोटा नागपुर का पठार, जो झारखंड वाला रीजन है ना, यहाँ पर ये बहती है। इसके अलावा जो दामोदर घाटी है, यहाँ पर कोयले के विशाल भंडार भी हमें देखने को मिलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ सागर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? गोविंद वल्लभ सागर, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है ना। इसे हम रिहंद डैम भी बोलते हैं। सोनभद्र के पिपरी ग्राम में इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, एगमार्क है। तो एगमार्क गुणवत्ता की मुहर के लिए यूज होता है ना। देखिए, ऐसे प्रोडक्ट जो कि कुछ मानकों के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको एगमार्क दिया जाता है। तो देखिए, ये एगमार्क भारत सरकार के द्वारा जो दिया जाता है, उसका ये लोगो भी है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से गहरा संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, है ना, हरित क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं भारत में। इसके अलावा नॉर्मन बोरलॉग विश्व लेवल पर हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। 1966 और 67 में हरित क्रांति भारत में आई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चना, है ना। चना जो है कि ये रवि की फसल है। इसके अलावा धान, मक्का, ज्वार, ये सब खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। चलिए, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रवि की फसल कौन कौन सी हैं? गेहूं, चना, जौ, मटर, मसूर, सरसों, अलसी। इसके अलावा खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, राई, तुअर, मूंग, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू और सोयाबीन। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है, रवि की फसलें कौन कौन सी होती हैं और खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं। अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर इसको बिल्कुल सही हो जाएगा। गेहूं और गन्ने में जो उत्तर प्रदेश है, इसका पहला नंबर आता है। अगला क्वेश्चन है, पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तिलहन से। पीली क्रांति या फिर पीत क्रांति का संबंध है। देखिए दोस्तों, जो भी ये क्वेश्चन है ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताते जा रहा हूँ, है ना। तो आपको ध्यान से सुनना है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण अन्य क्रांति हैं, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हरित क्रांति एक खाद्यान्न से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है, लाल क्रांति टमाटर से संबंधित है, और जो गुलाबी क्रांति है, ये झींगा मछली से संबंधित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांति हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीस कुरियन, बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है ना। इन्होंने जो भारत है, आपको पता ही होगा कि दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर में आता है, तो दुग्ध उत्पादन के विकास में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त आपको पता है, रणबीर और आलिया की शादी एस्ट्रोलॉजर्स ने बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दी थी, इवन बिफोर दे स्टार्टेड। रॉक तंत्र कौन सा है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा आंसर, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, जो धारवाड़ तंत्र है, ये खनिज के हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण खनिज तंत्र है ना। यहाँ से सभी तरह के मेटलिक और नॉन मेटलिक खनिज यहाँ से निकाले जाते हैं। और जो कर्नाटक का धारवाड़ जिला है ना, चूँकि सबसे पहले ये चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़ जिले में खोजी गई थी, इसलिए इनका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें पड़ा, है ना। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लौह अयस्क से संबंधित है ना। कहाँ पर है बेलाडीला की खान? तो छत्तीसगढ़ में ये पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खेतड़ी कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? ये राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा मलाज खंड की एक खान एमपी के बालाघाट में आती है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और जो खेतड़ी आता है, ये झुंझुनू जिला राजस्थान के अंतर्गत आता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो जो गोंडवाना क्रम की दोस्तों चट्टानें हैं, इनसे मैक्सिमम कोयला भारत में निकाला जाता है। 90% से ज़्यादा कोयला जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है ना। और मैक्सिमम कोयला किस प्रकार का निकाला जाता है? बिटुमिनस प्रकार का, जो सेकंड कैटेगरी का कोयला होता है वो सर्वाधिक भारत से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन जीवाश्म ईंधन इनमें से नहीं है? तो कोयला जीवाश्म ईंधन है, डीजल, पेट्रोल, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। डी जो लकड़ी है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो डी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डिगबोई, जो है कि असम के अंतर्गत आती है। ये भारत की ही नहीं, एशिया की भी सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है ना। 1901 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह कौन सा है? तो जो छोटा नागपुर का पठार है ये खनिज संसाधन में काफ़ी ज़्यादा संपन्न है। इसे हम भारत का रूर की भी संज्ञा वो देते हैं ना। रूर क्या है? देखिए, रूर जर्मनी में एक क्षेत्र है जो कि खनिज के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो इसे हम भारत का रूर प्रदेश भी बोलते हैं। इसके अलावा मुख्यतः ये झारखंड में फैला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो दामोदर नदी घाटी है, यहाँ पर कोयला भी काफ़ी ज़्यादा निकाला जाता है। तो खनिज संसाधन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा संपन्न है यह क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, मेघालय का पठार है, तो मेघालय का पठार किसका भाग है? तो उत्तर का विशाल मैदान, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका ही भाग है मेघालय का पठार। तो देखिए थोड़ा हम मैप में देख लेते हैं। देखिए ये जो आप येलो कलर से देख रहे हैं, ये है पूरा प्रायद्वीपीय पठार है ना। और जो ये प्रायद्वीपीय दोस्तों पठार है ना, ये आप देखेंगे तो ये पूरा जॉइंट है यहाँ से, ये जो मेघालय वाला क्षेत्र है इस प्रकार से यहाँ से जॉइंट है। लेकिन यहाँ पे जो गंगा नदी और यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तो इन्होंने इसको यहाँ पर सर काट दिया है। लेकिन जो यहाँ पर मेघालय का पठार भी आता है, ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, तो आपको याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। प्राकृतिक प्रदेशों से मतलब है कि जो फिजिकल डिवीजन किया हुआ है इंडिया का, वो कितने भागों में किया गया है? तो 6। देखिए कहीं कहीं 5 भी मिलता है, कहीं कहीं 4 भी मिलता है ना। तो आपको जब भी ये ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ऑप्शन पे ध्यान देना है ना। तो यहाँ पर 6 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कौन कौन से हैं। पहले तो है उत्तर की पर्वत श्रृंखलाएं है ना, दूसरा पहले नंबर पर ये हो जाता है। दूसरे नंबर पर आता है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा हो जाता है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा हो जाता है ये तटीय मैदान जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं ये, 5वें नंबर पर आ जाता है द्वीप और द्वीप समूह, और 6वें नंबर पर आ जाता है ये थार डेजर्ट या फिर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो ये 6 भागों में हम भारत का फिजिकल डिवीजन या फिर भौगोलिक विभाजन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है ना। पूर्व से पश्चिम की ओर ये बोल रहा है। तो देखिए सबसे पूर्व में यदि आप देखेंगे तो एवरेस्ट तो नहीं है, तो बी और डी तो कैंसिल हो जाएंगे। तो कंचनजंगा है, फिर एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा है और फिर धौलागिरी है। तो यही आंसर इसका सही हो जाएगा दोस्तों, कंचनजंगा, एवरेस्ट और अन्नपूर्णा और फिर धौलागिरी है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर। थोड़ा मैप में हम इनको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा है, फिर आप सिक्किम में कंचनजंगा देखेंगे, नेपाल में एवरेस्ट देखेंगे, इसके बाद फिर अन्नपूर्णा देखेंगे, धौलागिरी देखेंगे, नंदा देवी देखेंगे, फिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत देखेंगे। तो इनका आपको क्रम भी याद रखना है, पश्चिम से पूर्व की ओर या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर। कई बार एग्जाम में इस प्रकार से जमाने को दे देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो इसका आंसर आ जाएगा लद्दाख का जो पठार है ये अक्साई चीन के अंतर्गत आता है। थोड़ा मैप में देख लीजिए अक्साई चीन क्या है। ये देखिए 1962 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया था, जो कि लद्दाख के पठार का ही क्षेत्र है ना। इसके अलावा यहाँ पर पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, आपको पता ही होगा है ना, ये वाला ही क्षेत्र जो मैं बता रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है ना। तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये बोल रहा है। तो देखिए पश्चिम में कौन सा है ना, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर का पठार है ना। थोड़ा देखिए है ना, देखिए यदि आप देखेंगे जो सतपुड़ा श्रेणी है जो मुख्यतः की मध्य प्रदेश में फैली हुई है ना, तो इस प्रकार से जो सतपुड़ा श्रेणी है उसके जो पहली श्रेणी है उसको हम बोलते हैं राजपीपला श्रेणी है ना, तो वो ऑप्शन में है नहीं। दूसरी जो बीच वाली है इसको हम बोलते हैं महादेव श्रेणी, यहीं पर पचमढ़ी स्थित है जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद जो इसका सबसे पूर्वी विस्तार है उसको हम बोलते हैं मेकाल श्रेणी, यहीं से नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से है ना। तो इसका जो सबसे बीच वाली आ जाएगी महादेव, फिर आ जाएगी मेकाल, और फिर यहाँ पर आप देखेंगे झारखंड में तो यहाँ पर आपको छोटा नागपुर का पठार देखने को मिल जाएगा। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम सह्याद्री पर्वत भी बोलते हैं महाराष्ट्र में, या फिर कर्नाटक में, या आप ऐसा बोल सकते हैं उत्तरी पश्चिमी घाट जो है उसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु में स्थित हैं सेवराय की पहाड़ियाँ। चलिए थोड़ा मैप में देख लेते हैं। देखिए ये पूरा तमिलनाडु राज्य है ना, ये वाला। तो यहाँ पर सेवराय की पहाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट आकर के मिलता है? तो अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था, एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नीलगिरी जो पहाड़ी है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलन स्थल पर स्थित है। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर केरल है, यहाँ पर तमिलनाडु है, और ये ऊपर वाला आप देखेंगे तो कर्नाटक है ना। यहीं पर तमिलनाडु की पहाड़ियाँ स्थित हैं, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा, जिसकी हाइट कितनी है? 2636 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, पालनी की पहाड़ी पर स्थित है। एक प्रकार का हिल स्टेशन है, और कहाँ पर है? तमिलनाडु पर ये स्थित है ना, एक प्रकार से लास्ट में बिल्कुल ये पहाड़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो नंगा पर्वत भारत में ही है। जो गुरला मांधाता है दोस्तों, ये तिब्बत रीजन में स्थित है। इसके अलावा कामेट भी भारत में है, और नामचा बरवा भी अरुणाचल प्रदेश भारत में स्थित है। तो देख लेते हैं इसकी लोकेशन। देखिए ये गुरला मंदाता आप देखेंगे तिब्बत रीजन में, यहीं पर मानसरोवर झील है, और यहीं पर कैलाश पर्वत है ना। तो कैलाश पर्वत के पास ही, मानसरोवर झील के पास ही गुरला मांधाता पर्वत है तिब्बत रीजन में। अगला क्वेश्चन है, निम्न से सही क्रम क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, इसमें हमें एलेक्सा, मुझे नॉन स्टिक कढ़ाई दिखाना। One moment. हाइट के अकॉर्डिंग देखना, सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, फिर उससे कम कौन सा है, फिर उससे कम कौन सा है। तो इसका आंसर दोस्तों ए